Namaste, Sat Shri Akal, Kem Cho, Assalamu Alaikum viewer, this is Priya. Today we will start class 9th economics chapter 3. Poverty as a challenge. गरीबी एक चैलेंज है। इस चैप्टर में हम देखेंगे इंडिपेंडेंट इंडिया में जो सबसे डिफिकल्ट चैलेंज था ना, वो था पॉवर्टी, गरीबी। उसे ही तो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। पॉवर्टी को सोशल साइंस के अकॉर्डिंग कैसे देखा जाता है वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो पॉवर्टी है उसको पॉवर्टी लाइन से मेज़र किया जाता है। इस चैप्टर में हम कॉजेज ऑफ पॉवर्टी भी देखेंगे और एंटी पॉवर्टी मेजर्स देखेंगे जो गवर्नमेंट के थ्रू डिस्कस की गई है। और चैप्टर के एंड में हम ऑफिशियल कंसेप्ट देखेंगे पॉवर्टी के, जैसे कि ह्यूमन पॉवर्टी। ह्यूमन पॉवर्टी मतलब देखो गरीबी तो है, लेकिन वो ह्यूमन को कैसे इफेक्ट करती है उस चीज़ के बारे में भी हम रीड करेंगे। इंट्रोडक्शन। हमारी डेली लाइफ में हम काफ़ी लोगों को देखते हैं। कुछ लोगों के बारे में हम सोचते हैं कि ये पुअर हैं, तो वो पुअर पीपल कौन होते हैं? देखो, वो होते हैं लैंडलेस लेबर, जिनके पास खुद का घर नहीं होता, जो एज अ लेबर काम करते हैं। या फिर सिटी में आपने देखा होगा झुग्गियों में जो लोग रहते हैं उनको बोला जाता है कि ये पुअर पीपल हैं। दे कुड बी डेली वेज वर्कर्स, मतलब कि जो कंस्ट्रक्शन साइट पे डेली वेज वर्कर काम करते हैं उन्हें भी हम पुअर में ही काउंट करते हैं। या फिर जो चाइल्ड वर्कर्स होते हैं ना ढाबाज पे, मतलब जो ढाबा पे आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, तो वो भी पुअर पीपल में ही काउंट होते हैं। या जैसे कि बैगर्स, भिखारी होते हैं। आपने नोटिस भी किया होगा जो बैगर्स होते हैं, भिखारी होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो टैटर्स, मतलब कि फटे पुराने कपड़े होते हैं उनके बच्चों के। इनफैक्ट एवरी 5th पर्सन इन इंडिया इज़ पुअर, मतलब कि 5 पीपल अगर हम देखते हैं तो उसमें से एक पीपल तो पुअर निकलता ही निकलता है। इस तरीके से आप समझो, जैसे कि हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसमें से 27 करोड़ पीपल गरीब हैं। सच में ये तो एक सीरियस चैलेंज ही हो गया है। 2 टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी। यहाँ पे हम 2 केसेस देखेंगे पॉवर्टी के। फर्स्ट है अर्बन केस। 33 ईयर ओल्ड एक पर्सन है जिसका नाम है राम सरन। ये एक डेली वेज लेबरर है और ये एक वीट फ्लोर के मिल में काम करते हैं जो कि रांची में है, रांची झारखंड में है। काम करने का इन्हें ओनली 1500 रुपीज़ मिलता है पूरे मंथ में। सोचो 1500 में क्या होगा, कैसे गुजारा चलेगा इसका। इनके फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, एक ये खुद, एक इनकी वाइफ और 4 चिल्ड्रंस। और चिल्ड्रंस की एज भी बहुत ही कम है, 6 मंथ से लेकर 12 ईयर्स के बीच की एज है। कुछ पैसा इनको अपने पेरेंट्स को भी देना पड़ता है जो कि रामगढ़ के पास में एक विलेज है वहाँ पे रहते हैं। इनके फादर लैंडलेस लेबर हैं, तो इस वजह से वो राम सरन पे डिपेंड है। और जो उनका ब्रदर है वो हजीराबाग में रहता है, उन पे डिपेंड है। तो राम सरन और जो उनका ब्रदर है वो दोनों मिलके पेरेंट्स को भी पैसा देते हैं। राम सरन किराए पे रहते हैं, एक रूम उन्होंने रेंट पे लिया हुआ है जो कि बस्ती में है। सिटी के ना बाहरी एरिया में, जो बाहर का इलाका होता है, सिटी के बाहर बाहर वाला एरिया होता है, वहाँ पर बस्तियाँ होती हैं बहुत सारी, मतलब झुग्गियाँ जैसी होती हैं। तो वहाँ पर उन्होंने एक रूम ले रखा है। ये जो बस्ती है इसमें जो रूम है वो कुछ ऐसे ब्रिक और क्ले टाइल से बने हुए, मतलब टेम्परेरी बेसिस पर बने हुए हैं, परमानेंट घर नहीं बने हुए हैं यहाँ पर। राम सरन की जो वाइफ है उनका नेम है शांता देवी। ये भी एज अ मेड काम करती हैं पार्ट टाइम। तो इनको भी 800 रुपीज़ मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी 800 ज़्यादा थोड़ी ना होते हैं, 800 भी तो कम है। कितना टफ होता होगा ना इन लोगों के लिए। और एक दिन में ये दाल और राइस 2 बार ही खा पाते हैं, और कभी कभी तो उनको 2 बार भी नसीब नहीं होता। बताओ, इनको तो खाना भी अच्छे से नहीं मिलता। और जो इनका एल्डर सन होता है ना, बड़ा लड़का होता है, वो एज अ हेल्पर काम करता है टी शॉप पे कि चलो फैमिली को कुछ सपोर्ट तो मिल जाएगा, कुछ तो इनकम होगी। तो इसे ओनली 300 रुपीज़ मिलते हैं इस चीज़ के लिए। और जो इनकी 10 ईयर ओल्ड डॉटर होती है वो बाकी यंगर सिबलिंग्स का ध्यान रखती है, वो कहीं भी काम नहीं करती है। कोई भी बच्चा इनका स्कूल नहीं जाता है। अरे अब खाने को ही नहीं होगा तो स्कूल कैसे जाएंगे। और 2 पेयर्स ऑफ हैंड मी डाउन क्लोथ्स, मतलब कि बस 2 जोड़ी कपड़े होते हैं, और वो जब बिल्कुल फट जाते हैं ना
तब ये सोचते हैं लेने की, मतलब लेना तो इनके लिए बहुत ही टफ हो जाता है। और शूज़ एक तरीके से लग्जरी होते हैं, अगर शूज़ मिल गए तो वो सोचते हैं पता नहीं हम बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, इस तरीके से लोग सोचते हैं। और जो यंगर किड्स होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनके, वो अंडर नरिश्ड होते हैं, मतलब उनको अब खाने को नहीं मिल रहा है तो उनकी हेल्थ तो ख़राब होगी। और अगर जब हेल्थ ख़राब भी हो जाती है ना, जब वो बीमार हो जाते हैं, तो कोई हेल्थ केयर की फैसिलिटी भी नहीं होती इन लोगों के लिए। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो राम सरन है उसकी फैमिली कैसे पॉवर्टी को फेस कर रही है, कैसे गरीबी को फेस कर रही है, तो ये चैलेंज ही तो है। अब हम देखेंगे सेकंड केस, जो कि रूरल एरिया में है। उत्तर प्रदेश में मेरठ में एक छोटा सा विलेज है, वहाँ पे एक पर्सन रहते हैं जिनका नाम है लखा सिंह। लखा सिंह की फैमिली का कोई लैंड नहीं था, खुद की कोई ज़मीन नहीं थी। इस वजह से उनको बिग फार्मर्स के यहाँ पे जाके काम करना पड़ता था, और काम भी बहुत कम होता था, इस वजह से इनकम भी बहुत कम होती थी। एक दिन में उनको 50 रुपीज़ मिलते थे हार्डली। कभी कभी तो ये 50 रुपीज़ भी नहीं मिलते थे। 50 रुपीज़ के बदले इनको कुछ वीट या दाल या वेजिटेबल दे दिया जाता था कि तुमने इतना काम कर लिया तो इसके बदले में तुम ये सारी चीज़ें ले लो। अब फैमिली में तो 8 मेंबर्स थे, अब 8 मेंबर्स को 2 स्क्वायर मील भी नहीं मिल पाती थी एक दिन में, मतलब कि एक दिन में 2 टाइम का खाना भी अच्छे से नसीब नहीं होता था। विलेज के जो बाहर वाला एरिया होता है वहाँ पर लखा कच्चा हट में रहते हैं, मतलब कि उनका टेम्पररी घर बना होता है, परमानेंट नहीं होता है एक तरीके से। और जो वीमेन होती है इनकी फैमिली की, वो फॉडर चॉपिंग, मतलब कि चारा इकट्ठा करना और फायरवुड कलेक्ट करना, ये सारे काम करते हैं। इनके जो फादर होते हैं वो टीबी के पेशेंट होते हैं, और उनके 2 इयर्स पहले ही डेथ हो गई होती है, क्योंकि उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपना ट्रीटमेंट अच्छे से करा सके, इस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। लखा की जो मदर है उनको भी सेम ही प्रॉब्लम है, मतलब वो भी टीबी के पेशेंट हैं, और धीरे धीरे करके उनकी जो हालत है वो बिगड़ती जा रही है। ऑल्दो जो विलेज है उसमें एक प्राइमरी स्कूल है, बट लखा कभी भी स्कूल ही नहीं गए। जब ये 10 इयर्स के थे तब इन्होंने कमाना शुरू करा था, और न्यू क्लोथ तो इनको साल में 1-2 बार ही मिलते थे, मतलब कि कभी किसी साल में मिल गए तो मिल गए, अदरवाइज ये पुराने कपड़ों से ही अपना काम चलाते थे। और सोप और ऑयल तो एक तरीके से लग्जरी था इनके फैमिली में, कि अगर सोप और ऑयल आ गया तो वाओ कितनी अच्छी लाइफ हो जाएगी, इस तरीके से। इस फिगर में आप देख भी सकते हैं कि कैसे लखा की फैमिली पॉवर्टी को फेस कर रही है। अभी हमने 2 केसेस देखे पॉवर्टी के, अर्बन और रूरल एरिया में। इसको हम डिस्कस भी करेंगे कि क्या क्या इशू होते हैं पॉवर्टी के, जैसे कि लैंडलेसनेस। इट मीन्स कि जैसे जिसके पास लैंड नहीं होता, खुद का घर नहीं होता, खुद की ज़मीन नहीं होती, वो लोग गरीब होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, अभी हमने 2 केसेस देखे, उन दोनों में ही कोई परमानेंट जॉब तो थी नहीं, कभी जॉब मिल गई तो मिल गई, नहीं तो बेचारे बैठे हैं और सफ़र कर रहे हैं पूरी फैमिली। साइज़ ऑफ फैमिली, मतलब कि किसी फैमिली में कम लोग हैं, किसी में ज़्यादा हैं, जिसमें ज़्यादा हैं उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे मैनेज किया जाए। इलिटरेसी, पढ़े लिखे नहीं हैं लोग, अनपढ़ हैं, तो ये भी एक रीज़न है। अब अनपढ़ हैं तो इस वजह से जॉब नहीं मिल पा रही है, जॉब नहीं मिल पा रही है तो घर का खर्चा भी नहीं चल पाएगा, तो हेल्थ भी पुअर हो जाएगी क्योंकि खाने को ही नहीं मिल रहा, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। गरीबी की वजह से ही चाइल्ड लेबर होते हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे को काम करना पड़ता है, जबकि उनकी एज तो स्कूल जाने की होती है, लेकिन उनकी मजबूरी होती है। हेल्पलेसनेस, हेल्प ही नहीं मिलती है कोई, तभी तो लोग गरीब हो जाते हैं। अब इन दोनों केसेस में हमने ये तो देखा कि इनके लिए कोई हेल्प के लिए था ही नहीं, इनको खुद ही कमाना है, खुद ही अपनी फैमिली चलानी है। तो ये सारे इशू पॉवर्टी के होते हैं। ये जो हमने 2 केसेस देखे हैं, इससे हमें काफ़ी सारी डायमेंशन मिल गई हैं पॉवर्टी के। जैसे कि जो पॉवर्टी होती है वो हंगर और लैक ऑफ शेल्टर को शो करती है। हंगर मतलब लोग भूखे रहते हैं, उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलती है, और जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। और जो सिक होते हैं पीपल, मतलब कि जो बीमार होते हैं, वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि वो गरीब होते हैं, उनके पास इतना पैसा होता ही नहीं कि वो अपना ट्रीटमेंट करा सकें। पॉवर्टी में तो जैसे लैक ऑफ क्लीन वाटर, मतलब उनको साफ़ सुथरा पानी भी नहीं मिलता है पीने को, सैनिटेशन फैसिलिटी भी अच्छी नहीं होती है,
रेगुलर जॉब भी नहीं मिल पाती है। अब इतना कुछ फेस करना पड़ता है पुअर पीपल को, तो ये हेल्पलेसनेस फील करते हैं, मतलब कि ये सोचते हैं हमारी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, हमें अपनी खुद की हेल्प खुद से ही करनी पड़ेगी। लोग इनसे अच्छे से ट्रीट भी नहीं करते हैं, जैसे कि फार्म्स, फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन, यहाँ पे आपने देखा भी होगा कि जो पुअर पीपल होते हैं उनके साथ अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं होता है। वैसे देखा जाए तो कोई भी ना पॉवर्टी में रहना नहीं चाहता है, कोई गरीब नहीं बनना चाहता है, लेकिन उसकी मजबूरियां उसे गरीब बना देती हैं। इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए सबसे बिगेस्ट चैलेंज हो गया था ये कि जो पॉवर्टी है एक तरीके से इतनी भयानक रूप ले चुकी थी ना गरीबी, कि इसको हटाना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। महात्मा गांधी भी बोलते हैं कि इंडिया ट्रूली इंडिपेंडेंट तभी होगा जब जो पुअरेस्ट पीपल है ना वो फ्री हो जाएंगे ह्यूमन सफरिंग से। मतलब कि जो पुअर पीपल है, गरीब लोग हैं, उन्हें ढंग से खाना खाने को मिलेगा, उनको एजुकेशन मिलेगी, रहने को घर मिलेगा, तब जाके समझो कि हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है। पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। अब हम देखेंगे कि जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं ना वो पॉवर्टी को किस नज़रिए से देखते हैं, क्या इंडिकेटर्स होते हैं। तो वो लेवल ऑफ इनकम देखते हैं और कंजप्शन देखते हैं। लेवल ऑफ इनकम मतलब कि सामने वाला जो पर्सन है वो कितना अर्न कर रहा है, कितना कमा रहा है, तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि गरीब है या अमीर है। और कितना वो कंजप्शन, मतलब कि कितनी चीज़ें उसको मिल पा रही हैं, क्या फैसिलिटीज़ उसको वो यूटिलाइज़ कर पा रहा है चीज़ों को। तो ये सारा जितना भी कंजप्शन होता है, जिस चीज़ को वो यूटिलाइज़ कर रहा है, तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है पॉवर्टी। बट और भी इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि इलिटरेसी लेवल देखना कि क्या अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है। अनपढ़ है तो ऑब्वियस सी बात है वो गरीब ही होता जाएगा, और अगर पढ़ा लिखा है तो उसको अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी अर्निंग होगी उसकी। और भी काफ़ी सारे सोशल इंडिकेटर्स है, जैसे कि माल न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर अच्छे से नहीं मिल पा रही है, या फिर लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, मतलब उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पा रहा है, सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। तो अगर ये सब चीज़ें नहीं मिल रही है ना तो सामने वाला पर्सन गरीब ही है इनके अकॉर्डिंग। पॉवर्टी को और भी तरीक़ों से एनालाइज किया गया है, जैसे कि सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी। इन दोनों टर्म्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है। तो फर्स्ट हम देखते हैं सोशल एक्सक्लूजन, इसको अच्छे से कर लेना। सोशल एक्सक्लूजन का एग्जैक्ट मीनिंग ये है कि जो पुअर पीपल होते हैं वो पुअर पीपल के सराउंडिंग में ही रहते हैं, उनको रिच पीपल जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे रहना अलाउड नहीं होता। जैसे अगर वो रिच पीपल के सराउंडिंग में रह लेते हैं तो रिच पीपल बोलते हैं अरे इनको निकालो निकालो, हटाओ यहाँ से, यहाँ पे हम ही लोग रहेंगे। अगर ये लोग पुअर पीपल रहेंगे यहाँ पे तो गंदा कर देंगे और हमारा जो कम्युनिटी है, जो कॉलोनी है वो ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है, पुअर पीपल्स के साथ पुअर पीपल्स ही रहते हैं और रिच पीपल्स के साथ रिच पीपल ही रहते हैं। पुअर पीपल रिच पीपल के कॉलोनी में या फिर सराउंडिंग में नहीं रह पाते हैं। इस वजह से सोशल इक्वालिटी नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सोशल एक्सक्लूजन एक कॉज और कॉन्सिक्वेंस बन गया है पॉवर्टी के लिए, क्योंकि किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी ग्रुप को जो गरीब है उनको फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, अच्छे से बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही है। और अगर एक एग्जाम्पल देखा जाए कास्ट सिस्टम का, जैसे कास्ट सिस्टम में होता था ना कि डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव किया जाता था, लोगों को इस वजह से इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती थी। तो इनकम तो अलग बात है, जैसे कि अगर किसी की लो इनकम है, कोई गरीब है, वो कम कमा रहा है, वो चीज़ तो अलग है। लेकिन अगर हम सोशल एक्सक्लूजन करेंगे, उनके साथ ऐसे डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, भेदभाव करेंगे, तो ये तो सबसे बड़ा डैमेज हो जाएगा हमारी कंट्री के लिए। नेक्स्ट, वल्नरेबिलिटी। इसका मतलब होता है कि आने वाले टाइम पे, फ्यूचर में जिस कम्युनिटी की प्रोबेबिलिटी वीक होने की होती है, पुअर होने की होती है, जैसे कि बैकवर्ड कास्ट, विडो, फिजिकल हैंडीकैप्ड, ये लोग आगे जाकर धीरे धीरे करके गरीब होते जाते हैं और ज़्यादा। वल्नरेबिलिटी को अगर हम डिटरमाइन करें, अगर जैसे जो भी कम्युनिटी है वो वीक होने वाली है, आने वाले टाइम पे पुअर होने वाली है, गरीब होने वाली है, तो वो अपने आप को ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर हम उन लोगों को इस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं जैसे कि अच्छी एजुकेशन देके, हेल्थ, जॉब अपॉर्चुनिटी देकर, तो इससे वो उनकी जो कंडीशन है वो अच्छी हो सकती है। ये एनालाइज किया गया है कि जो वल्नरेबल पीपल होते हैं
उनको सबसे ज़्यादा रिस्क होती है, सबसे ज़्यादा वो लोग फेस करते हैं। अगर जैसे कोई डिजास्टर आ गया, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, या कोई टेररिस्ट वगैरह का अटैक हो गया, तो जो बेचारा गरीब है वो तो और ज़्यादा गरीब हो जाएगा। कम से कम जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो रिच फैमिली है, वो तो अपना पैसा होगा तो वो तो उन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना गरीबों पे पड़ेगा। गरीब लोगों को तो खाने को भी नहीं मिलेगा उस टाइम पर। तो यही देखा गया है कि सोशल और इकोनॉमिक चीज़ें हैंडल कर सकती हैं किसी भी रिस्क को। इससे हमें ये पता चलता है कि जो वल्नरेबल पीपल है ना, वो अदर पीपल के कंपैरिजन में ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। पॉवर्टी लाइन। अब पॉवर्टी लाइन एक मेथड है जिससे हम पॉवर्टी को मेज़र करते हैं। अब इसको मेज़र किया जाता है इनकम के बेसिस पे और कंजप्शन के बेसिस पे। पॉवर्टी लाइन एक मेजरमेंट है, जैसे कि एक लाइन ड्रॉ कर दिया, उस लाइन के नीचे जितने भी पीपल होंगे वो सारे पुअर होंगे, और लाइन के ऊपर जितने भी पीपल होंगे वो पुअर नहीं होंगे। तो अब ये कैसे डिसाइड किया जाए कि कौन पुअर है और कौन पुअर नहीं है? तो यहाँ पे बताया गया है कि जो पर्सन अपनी बेसिक नीड को फुलफिल कर रहा है, उसको बेसिक नीड्स सब कुछ मिल रहा है, तो वो पुअर नहीं है। अब जो बेसिक नीड्स हैं वो वैरी करती हैं डिफरेंट टाइम और डिफरेंट कंट्रीज़ में। जैसे कि बेसिक नीड अगर देखा जाए यूएस में, तो वहाँ पर जिसके पास कार नहीं होती उसे पुअर कंसिडर किया जाता है, लेकिन इंडिया में तो ऐसा नहीं है। इंडिया में तो बेसिक नीड्स उसे कंसिडर किया जाता है जैसे कि किसी को फूड की रिक्वायरमेंट है, उसे फुलफिल हो रही है, मिल रही है, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल, लाइट, एजुकेशन, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स, ये सब कुछ मिल रहा है, तो वो पुअर नहीं कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे ये तो बता दिया गया है कि फूड की रिक्वायरमेंट अगर हो जाए तो वो पर्सन पुअर नहीं माना जाएगा। तो लेकिन फूड कितना, तो यहाँ पर वो भी एग्जैक्ट बताया गया है कि कितना फूड होना चाहिए। कैलोरीज के बेसिस पे फूड रिक्वायरमेंट को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो कैलोरीज में जैसे कि फूड आइटम आते हैं, सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, मिल्क, ऑयल, शुगर। कैलोरीज जो है वो वर्क पे भी डिपेंड करती है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि रूरल एरिया में 2400 कैलोरीज चाहिए होती है, बट अर्बन एरिया में ओनली 2100 कैलोरीज चाहिए होती है। तो ये फिक्स कर दिया गया है पर पर्सन के अकॉर्डिंग। रूरल एरिया में इसलिए ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होती है क्योंकि वहाँ पे फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, लेकिन अर्बन एरिया में इतना ज़्यादा नहीं होता है। मॉनेटरी एक्सपेंडिचर मतलब कि जो भी पैसे से हम खरीदते हैं फूड ग्रेन, तो कभी ऐसा होता है ना कि फूड की प्राइस हाई हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी पॉवर्टी लाइन को टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है। इन सब कैलकुलेशन के बेसिस पे अगर देखा जाए, ईयर 2011-12 में पॉवर्टी लाइन को फिक्स किया गया था कि अगर कोई रूरल एरिया में पर्सन है और एक पर्सन की बात हो रही है, पूरी फैमिली में एक पर्सन 816 रुपीज़ पर मंथ अर्न करता है, तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, मतलब उसको गरीबी में कंसिडर नहीं किया जाएगा। और अर्बन एरिया में अगर कोई एक पर्सन 1000 रुपीज़ कमा रहा है तो उसे भी पॉवर्टी लाइन में कंसिडर नहीं किया जाएगा, मतलब कि गरीबी रेखा में नहीं आएगा, वो गरीब नहीं होगा। अर्बन एरिया में इसलिए ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं रूरल एरिया के कंपैरिजन में, क्योंकि अर्बन एरिया में ना जो सामान आता है, जो भी कमोडिटी आती है, तो वो हायर प्राइस में मिलती है, एसेंशियल प्रोडक्ट्स। ये तो हमने देख लिया कि एक पर्सन को 816 रुपीज़ चाहिए रूरल एरिया में, तो उसके अकॉर्डिंग अगर 5 मेंबर है फैमिली में, तो उन लोगों को 4080 मतलब 4080 रुपीज़ पर मंथ चाहिए होगा। और अगर अर्बन एरिया में बात करें तो एक पर्सन को 1000 रुपीज़ हमने देखा था, लेकिन अगर 5 मेंबर होंगे तो 5000 रुपीज़ हो गए। अगर कोई फैमिली पर मंथ इतना अर्न कर रही है तो वो गरीब नहीं है, वो पॉवर्टी लाइन के अबव आएंगे, ना कि बिलो। पॉवर्टी लाइन एवरी 5 ईयर में कैलकुलेट की जाती है और इसको कैलकुलेट करते हैं NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम कंट्री वाइज देखें, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उसमें हमें कंपैरिजन करना है कि वहाँ पे हम पॉवर्टी को कैसे कंपैरिजन करें, तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक। इन्होंने पॉवर्टी लाइन को अपने अकॉर्डिंग डिफाइन किया है, जैसे कि अगर कोई पर्सन पर डे $1.90 अर्न कर रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन के अबव है, मतलब कि वो गरीब नहीं है। पॉवर्टी एस्टिमेट्स। अब हम देखेंगे कि जो पॉवर्टी है वो कैसे कैसे डिक्लाइन हुई है, कम होती गई है हमारी कंट्री में। टेबल 3.1 में अगर हम देखें
तो 1993 और 94 में रूरल एरिया में 50% गरीबी थी। उसके बाद 2004-05 में 42% रह गई, मतलब कम होती जा रही है। और 2011-12 में तो ओनली 26% रह गई। और अर्बन एरिया में देखा जाए तो 32 था 1993 और 1994 में, और धीरे धीरे करके रिड्यूस होते होते 14 आ गई, मतलब 11-12 में ओनली 40% गरीबी रह गई। तो इस पैराग्राफ में बस यही बताया गया है कि कैसे पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है, कम होती गई है। जैसे 1993 और 94 में 45% थे, और 2004-05 में 37.2 रह गया, और धीरे धीरे करके रिड्यूस होते होते 11-12 में ओनली 22% रह गया। तो आने वाले टाइम पे तो और कम हो जाएगी, और धीरे धीरे करके गरीबी हमारी इंडिया से ख़त्म हो जाएगी। वल्नरेबल ग्रुप्स, अब हम देखेंगे कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, गरीब लोग हैं, उनमें भी सबसे ज़्यादा गरीब कौन है। जैसे कि अगर सोशल ग्रुप में देखा जाए तो मोस्ट वल्नरेबल है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड्स। और इकोनॉमिक ग्रुप्स की बात की जाए तो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप है रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड्स और अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड्स। ग्राफ 3.1 में हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा गरीब लोग कौन हैं। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पुअर जो ग्रुप है वो है शेड्यूल ट्राइब 43%, और शेड्यूल कास्ट 29%, और 22% एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो है। और कैजुअल लेबर फार्म मतलब कि जो रूरल एरिया में है वो 34% है, और अर्बन एरिया में भी 34% ही है। तो हमने ये कैलकुलेट किया है, ये दिख रहा है हमें क्लियरली कि शेड्यूल ट्राइब सबसे ज़्यादा गरीब हैं सभी कैटेगरीज में। इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि पॉवर्टी लाइन के नीचे जो भी गरीब लोग हैं उनमें भी सबसे ज़्यादा गरीब शेड्यूल ट्राइब्स ही हैं। बाकी जो 3 ग्रुप्स हैं जैसे कि शेड्यूल कास्ट, रूरल एग्रीकल्चर लेबरर्स, अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड, तो ये इन लोगों में तब भी गरीबी कम हो रही है, लेकिन शेड्यूल ट्राइब में तो बहुत ही धीरे धीरे गरीबी कम हो रही है। अभी तक हमने सोशल ग्रुप के बारे में देखा, अब हम देखेंगे कि फैमिली में इनकम को लेके कैसे इनइक्वालिटी होती है। जैसे कि अगर कोई पुअर फैमिली है उसमें भी सबसे ज़्यादा जो सफ़र करते हैं वो है विमेन, एल्डरली पीपल और फीमेल इन्फेंट्स, क्योंकि ये लोग कोई अर्निंग तो करते नहीं है, इनके कोई सोर्स ऑफ इनकम होता नहीं है, तो इनकी जो बेसिक नीड्स है उनको इग्नोर किया जाता है कभी कभी। जैसे जो कमा रहा है, पूरी फैमिली में मेल पर्सन कमा रहा है, अब उस मेल को ही सबसे ज़्यादा, उस मैन को ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाएगी, उसी की बेसिक नीड्स पहले कंप्लीट करी जाएगी कंपेयर देन अदर्स। इसको हम एक स्टोरी से समझेंगे कि फैमिली में सभी को इक्वल रिसोर्सेज क्यों नहीं मिलते हैं। तमिलनाडु में एक टाउन है करूर, वहाँ पर एक स्मॉल विलेज में एक पर्सन रहता है जिसका नाम है शिवरमन। करूर टाउन जो है वो फेमस है हैंडलूम के लिए, पावरलूम फैब्रिक्स के लिए, और ये जो विलेज है ना यहाँ पर 100 फैमिलीज रहती हैं। शिवरमन एक कॉबलर है, बट ये एग्रीकल्चर लेबर का काम करता है, इसको 160 रुपीज़ मिलते हैं एक दिन में। एग्रीकल्चर में पूरे साल भर तो काम होता नहीं है, तो 5 to 6 मंथ काम करता है, बाकी टाइम पे से और कोई जॉब देखनी पड़ती है। इनकी जो वाइफ है शशिकला वो भी इनके साथ काम करती है, लेकिन इनको थोड़ा कम काम मिलता है करने को। ये 100 रुपीज़ कमाती हैं पर डे के, और सेम काम करना होता है इनको जो शिवरमन कर रहा है। सोचो शिवरमन को मिल रहा है 160 रुपीज़ और इनको मिल रहा है ओनली 100 रुपीज़, और इनकी फैमिली में 8 मेंबर्स हैं, कैसे खर्चा चलाते होंगे ना ये लोग। शिवरमन की ओल्ड विडो मदर है जिनकी एज है 65 ईयर ओल्ड, और 25 ईयर ओल्ड की इनकी एक अनमैरिड सिस्टर भी है, और 4 चिल्ड्रंस हैं इनके जिनकी एज है 1 ईयर से लेकर 16 ईयर के बीच में। 4 चिल्ड्रंस में से 3 तो गर्ल्स ही हैं और एक है सन। अब जो गर्ल्स है वो स्कूल भी नहीं जाती हैं, क्योंकि स्कूल जाने के लिए बुक्स चाहिए, अदर थिंग्स और भी चीज़ें चाहिए, तो ये लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से जो गर्ल्स हैं वो स्कूल नहीं जा रही हैं, और ये सोचते हैं कि एक दिन तो लड़कियों की शादी हो ही जाएगी, तो इनके ऊपर एजुकेशन में क्यों खर्च करना। और जो इनकी मदर है वो भी बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं, तो एक तरीके से उनकी डेथ ही होने वाली है, और जो इनकी सिस्टर है और जो एल्डर डॉटर है वो घर को देखती है। बट शिवरमन सोचते हैं कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो मैं उसे स्कूल ज़रूर भेजूंगा, मतलब उसके लिए तो स्कूल के लिए रेडी है, लेकिन गर्ल्स को पढ़ाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। और जो उनकी अनमैरिड सिस्टर है ना, उनकी वाइफ से बिल्कुल नहीं बनती,
तो शशिकला बोलती है कि देखो इनके लिए कोई ग्रूम देखो, कोई देखो इनकी शादी करो, बट शिवरमन क्या करे, उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो अपनी बहन की शादी कर सके। 2 टाइम का खाना भी इनकी फैमिली बहुत मुश्किल से अरेंज कर पाती है, और मिल्क जो आता है इनकी फैमिली में वो ओनली सन के लिए आता है, बेटे के लिए आता है। इस स्टोरी से हमें समझ में आता है कि फैमिली में सबसे ज़्यादा पुअर फीमेल ही होती हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं शिवरमन की फैमिली को। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, अब हम देखेंगे कि किस स्टेट में ज़्यादा गरीबी है, किस में कम है। तो यहाँ पर पूरा कंपैरिजन होगा स्टेट वाइज। ऑल इंडिया हेड काउंट रेशियो के अकॉर्डिंग देखा जाए, मतलब पूरे इंडिया में अगर देखा जाए ना, तो 21.9% जो गरीबी है 2011-12 में, वो ज़्यादातर मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, इन स्टेट में ज़्यादा है। और इनसे भी ज़्यादा स्टेट, मतलब इनमें भी कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ज़्यादा बिहार और उड़ीसा में पॉवर्टी है। रूरल एरिया में ही नहीं, अर्बन एरिया में भी पॉवर्टी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। और स्टेट से अगर कंपैरिजन किया जाए केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और वेस्ट बंगाल का, तो यहाँ पे पॉवर्टी काफ़ी कम है। इनफैक्ट पंजाब और जो हरियाणा है वो सक्सेस हो पाए हैं पॉवर्टी को रिड्यूस करने में। तो यहाँ पर देखा जाए तो पंजाब और हरियाणा में आपको सबसे कम गरीब लोग मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट्स होती है। केरला में देखा जाए तो केरला में ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है, तो ये तो सबसे बेस्ट है। वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म के मेजर से पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, जैसे कि जो हम देखते हैं राशन की शॉप होती है, इसके थ्रू पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाता है। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, अभी हमने देखा इंडिया का, अब हम देखेंगे पूरे वर्ल्ड का कि वर्ल्ड में पॉवर्टी कैसे डिक्रीज हुई है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग तो डिफाइन किया गया है कि $1.90 पर डे अगर कोई अर्न कर रहा है तो वो गरीब नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग 1990 में 36% गरीबी थी, और ये रिड्यूस होकर 10% हो गई 2015 में। किसी किसी कंट्री में तो सब्सटेंशियल रिडक्शन हुआ है, जैसे कि चाइना में और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हुई है और ह्यूमन रिसोर्सेज पे इन्वेस्टमेंट किया गया है। चाइना में पहले नंबर ऑफ पुअर्स ज़्यादा थे, 88.3% थे, बट 2008 में 14.7% रह गए और 2019 में ओनली 0.6%। तो ये कितनी ज़्यादा रिडक्शन हो गया है पॉवर्टी में। साउथ एशिया की और कंट्री में देखा जाए, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान, यहाँ पे भी पॉवर्टी डिक्रीज हुई है। अभी तक हमें ये तो समझ में आ गया है कि जो पॉवर्टी है वो डिक्रीज ही होती जा रही है, चाहे आप स्टेट की बात ले लो, चाहे आप किसी भी कंट्री की बात ले लो। लेकिन बिकॉज ऑफ डिफरेंट पॉवर्टी लाइन डेफिनेशन, पॉवर्टी इन इंडिया इज ऑल्सो शोन हाइयर देन द नेशनल एस्टिमेट्स। अब जो इंडिया है उन्होंने पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन कुछ और सेट कर रखी है, वर्ल्ड के अकॉर्डिंग कुछ और सेट है डेफिनेशन। तो इस वजह से ना थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। जैसे इंडिया में बोला जाता है कि पॉवर्टी तो कम होती जा रही है, लेकिन वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए, जो वर्ल्ड की डेफिनेशन है पॉवर्टी की, कि $1.90 कम से कम एक पर्सन अर्न करे तभी वो गरीब नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से ना यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। सब सहारन अफ्रीका कंट्री में देखा जाए तो वहाँ भी डिक्रीज हुई है पॉवर्टी, जैसे कि 51% 2005 में थी और ये 2018 में 14.2 ही रह गया। तो मतलब कुछ तो डिक्रीज हुआ ही है। और लैटिन अमेरिका में देखा जाए तो यहाँ पे भी डिक्रीज हुई है पॉवर्टी। रशिया में अगर हम देखें तो पहले गरीबी नहीं थी, लेकिन अब गरीबी होने लगी है। तो यहाँ पे जो टेबल 3.2 दिया गया है, तो उसमें बताया गया कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ है वहाँ पर कितनी कितनी पॉवर्टी है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है नाइजीरिया में, और नाइजीरिया है अफ्रीका में। अच्छा, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि इस टेबल के अकॉर्डिंग सबसे कम पॉवर्टी किस कंट्री में है। यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसमें बोला गया है कि 2030 तक पॉवर्टी को एंड करना है, ख़त्म करना है।
ये स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आ सकता है आपके एग्जाम में, तो इसे लर्न कर लेना। इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो सबसे ज़्यादा गरीबी बिहार में है 33.7, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और सबसे कम गरीबी है केरला में 7.1 ओनली। अच्छा, एक और बात, हो सकता है कि आपकी बुक में ना ये ग्राफ थोड़ा डिफरेंट दिया हो, क्योंकि ना ये जो बुक है जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ ये न्यू है, तो जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई है वो सारी मैंने न्यू बुक के अकॉर्डिंग ही बनाई है, और एग्जाम में आपके न्यू बुक के अकॉर्डिंग ही आएंगे क्वेश्चंस। तो आपने देखा होगा इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस भी हैं, तो वो आप अपनी बुक में ना चेंज कर लेना, क्योंकि एग्जाम आपका न्यू बुक के अकॉर्डिंग ही देंगे टीचर्स। जैसे कि ये वाला ग्राफ, ये भी थोड़ा चेंज होगा, तो आप ये ठीक कर लेना अपनी बुक में। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि जितनी भी कंट्रीज है ना, सब में डिक्रीज ही हो रहा है, जो पॉवर्टी है वो डिक्रीज ही हो रही है डे बाय डे। ये ग्राफ्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इन्फॉर्मेशन के लिए इसको आपको देखना है, एग्जाम में ग्राफ नहीं पूछे जाते। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो पॉवर्टी है वो सभी कंट्री में डिक्रीज हो रही है, एक्सेप्ट सब सहारन अफ्रीका में। तो सब सहारा अफ्रीका में तो पॉवर्टी देखा जाए तो इंक्रीज होती जा रही है, बाकी सब में डिक्रीज हो रही है। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, अब इंडिया में पॉवर्टी ज़्यादा क्यों है, एक इसका ना हिस्टोरिकल रीज़न भी है, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स का राज था ना, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही कम हो गई थी, क्योंकि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, जो लोग हाथ से हैंडीक्राफ्ट कुछ बनाते थे, उस चीज़ को डिस्करेज किया, और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसको भी डिस्करेज किया, डेवलप ही नहीं किया उसको, मतलब कुछ सपोर्ट ही नहीं मिला, और इन सब चीज़ों को बंद करने के लिए बोला। तो इसका रिजल्ट ये रहा कि जॉब जो थी वो बहुत कम हो गई। अब जॉब कम हो जाएंगे तो लोग कमाएंगे कैसे, और कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे। डे बाय डे पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही थी, लेकिन कोई जॉब ही नहीं थी, कोई इनकम ही नहीं थी, इसी वजह से कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाई, और पॉपुलेशन को कंट्रोल भी नहीं कर पाए। तो देखो, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और जॉब नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो लोग और ज़्यादा ही गरीब होते चले गए। लेकिन बाद में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होने लगी, जैसे कि इरिगेशन और ग्रीन रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ तो कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई लोगों के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में। बट ये सारे रिफॉर्म भी कुछ ही पार्ट में हुए थे इंडिया के, सारे स्टेट में नहीं थे। जैसे कि इंडस्ट्री में भी जो पब्लिक और जो प्राइवेट सेक्टर है ना, वहाँ पर भी काफ़ी कम जॉब थी, इतनी ज़्यादा जॉब नहीं थी कि सभी लोगों को मिल सके। तो जो सिटी में लोग रह रहे थे उनको जॉब तो मिल नहीं रही थी, फिर उन्होंने सोचा कि चलो कोई और ही काम देख लेते हैं, जैसे कि रिक्शा पुलर्स, वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स, वो ये सारे काम करने लगे। अब इनके पास स्मॉल इनकम थी, मतलब कम ही पैसा कमाते थे, तो अब ये अच्छे से घर में कैसे रहें। तो इन्होंने सोचा कि चलो हमें अब स्लम में रहना पड़ेगा। तो जो सिटी के बाहर वाला एरिया होता है ना, वहाँ पर ये झोपड़पट्टी में रहने लगे। अब जो गरीबी हमें रूरल एरिया में देखने को मिल रही थी, वो हमें अर्बन एरिया में भी देखने को मिल गई, क्योंकि रूरल एरिया से तो लोग आए थे काम करने के लिए अर्बन एरिया में, और वहाँ पे भी इन लोगों को जॉब नहीं मिली, तो इस वजह से स्लम एरिया में रहते थे। एक और फीचर अगर देखा जाए हाई पॉवर्टी रेट्स का, तो वो है ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज़। इसका मेजर रीज़न देखा जाए तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, मतलब किसी को ज़्यादा लैंड मिला हुआ है, ज़मीन मिली हुई है, किसी को कम मिली हुई है। लेकिन गवर्नमेंट ने कोशिश की है, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हैं कि सभी को इक्वल लैंड मिल सके, लेकिन ये उतना सक्सेस नहीं हो पाया है। इंडिया में लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज एक मेजर कॉज बन गया है पॉवर्टी का। अगर पॉलिसी का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, मतलब कि सभी को इक्वल लैंड रिसोर्सेज मिले, तो मिलियन ऑफ रूरल पुअर पीपल की लाइफ इम्प्रूव हो सकती है। और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं पॉवर्टी के, जैसे कि सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स। आपने देखा होगा कि जैसे सोशल ऑब्लिगेशंस और रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं, इसमें जो पुअर पीपल है ना, वो बहुत पैसा खर्च करते हैं, उनको मजबूरी हो जाती है उनके खर्च करना। जैसे कि एग्जांपल बताती हूँ कि अगर कोई पुअर पीपल है, उसकी बेटी है, उसको शादी करनी है, अब उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी लड़की की शादी कर सके, तो वो इधर उधर से उधारी लेगा। अब उस उधारी को वो चुका नहीं पाता, पैसा रिपे नहीं कर पाता, तो इस वजह से वो और ज़्यादा गरीब हो जाता है, क्योंकि अब जिससे उसने उधार लिया वो तो पैसा मांगेगा, तो वो इंटरेस्ट मतलब ब्याज वगैरह भी लगा देता है, तो इस वजह से वो पुअर पीपल नहीं दे पाता, तो वो और ही गरीब होता चले जाता है। और स्मॉल फार्मर का भी एग्जाम्पल है, कोई स्मॉल फार्मर है,
उसको एग्रीकल्चर इनपुट्स के जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड के लिए पैसा चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो उधार पे ही लेगा, बोरो करेगा मनी। अब उस मनी को वो रिपे नहीं कर पा रहा है, वापस नहीं दे पा रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब है। इस वजह से जो गरीबी बढ़ती रहती है और लोग जो है वो डेप मतलब कि कर्जे में फंसते चले जाते हैं। एंटी पॉवर्टी मेजर्स, अब गवर्नमेंट ने जो पॉवर्टी है, गरीबी को कैसे हटाया, तो इसके लिए उन्होंने काफ़ी सारे मेजर्स लिए थे। यहाँ पे 2 मेजर्स बताए हुए हैं। फर्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकंड टारगेट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, मतलब काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी चलाए थे। तो स्टार्टिंग के 30 इयर्स में, मतलब अर्ली 80s में ज़्यादा तो ग्रोथ हुई नहीं थी इनकम की, और पॉवर्टी में भी ज़्यादा रिडक्शन नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे करके रिडक्शन स्टार्ट होने लग गया था। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ग्रोथ रेट कैसे जंप कर रही है। पहले 3.5% थी 1970s में, और फिर 6% होगी 1980s से 1919 तक। ग्रोथ रेट अगर ज़्यादा होगी तो पॉवर्टी अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि ग्रोथ रेट मतलब जॉब मिल गई, लोगों को एजुकेशन मिल रही है और इनकम अच्छी हो रही है, तो जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, वो अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगी, अपने आप ही कम होती चली जाएगी। इसलिए क्लियरली हम बोल सकते हैं कि देयर इज ए स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। जो भी मैंने इसमें हाईलाइट किया ना इस चैप्टर में, वो सारा इंपॉर्टेंट है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, मतलब लोगों की इनकम अच्छी होगी, तो ह्यूमन डेवलपमेंट पे भी लोग वर्क कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अपने बच्चों को, जैसे कि अगर गर्ल चाइल्ड भी है तो उसे भी स्कूल भेज सकते हैं। अगर उसे भी स्कूल भेजेंगे तो ये है कि इकोनॉमिक रिटर्न तो आएगा ही। अगर हम एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता। इसीलिए तो बोलते हैं कि हमें एजुकेटेड बनना चाहिए, हमें पढ़ना लिखना चाहिए, जिससे कि हम लोग भी इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो सकें। पुअर पीपल इकोनॉमिक ग्रोथ की पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने बनाई थी, उसका ज़्यादा एडवांटेज नहीं ले पाए, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत ही कम ग्रोथ हुई थी और ये लोग ज़्यादा डिपेंड थे एग्रीकल्चर पे ही। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में गवर्नमेंट ने सोचा कि एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स के जो बेनिफिट्स है वो पुअर पीपल्स को तो मिलने ही चाहिए, तो बहुत सारी स्कीम चलाई गई। जैसे कि एक स्कीम का नाम है यहाँ पे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 MG नरेगा। तो इसमें ये एम रखा गया कि 100 डेज का सभी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा, जिससे कि लोग 100 डेज तक तो अपना पेट भर सकें। इनसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम करवाया जाता था, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, जहाँ पे पेड़ नहीं है वहाँ पे पेड़ लगवाते थे इनसे। डॉट मतलब कि इनसे गड्ढा खुदवाते थे। सॉइल इरोजन जहाँ पे हो रहा है उस चीज़ को ठीक करवाना। और 1/3 जो जॉब थी वो रिजर्व थी वीमेंस के लिए। इट मीन्स वीमेन के लिए भी काफ़ी सोचा गया, तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है। इस स्कीम के अकॉर्डिंग ना 220 करोड़ पर्सन को जॉब मिली थी। इस स्कीम से 4.78 करोड़ घरों को फायदा हुआ था। तो जो शेयर था SC ST और वीमेन का इस स्कीम में, वो 23% था, 17 और 53% था। मतलब वीमेन का 53, ST का 17 और SC का 23। यहाँ पे वेजेस भी डिपेंड करते हैं स्टेट टू स्टेट। किसी स्टेट में ज़्यादा वेजेस मिलता है, किसी में कम मिलता है। जैसे कि हरियाणा में 281 रुपीज़ मिलते हैं और बिहार और झारखंड में 168 रुपीज़ मिलते हैं पर डे। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY। ये स्कीम स्टार्ट हुई थी 1993 में, और इस स्कीम का एम था कि जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पीपल हैं रूरल एरिया में, उन्हें एक स्मॉल बिजनेस और इंडस्ट्री सेटअप करवाने में हेल्प की जाए। नेक्स्ट, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP। ये लॉन्च हुई थी 1995 में, और इस स्कीम का जो एम था वो ये था कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले, मतलब लोग खुद से जॉब क्रिएट कर सकें। स्मॉल टाउन में, छोटे छोटे टाउन में कैसे कैसे रोजगार शुरू हो, तो इस चीज़ पे फोकस किया गया था। और इस स्कीम के अकॉर्डिंग 25 लाख न्यू जॉब क्रिएट करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये लॉन्च हुई थी 1919 में। इस स्कीम के अकॉर्डिंग जो पुअर पीपल हैं रूरल एरिया में, उनको पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाने की कोशिश की गई कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको ऑर्गेनाइज किया जाए, जिससे कि जो पुअर पीपल हैं वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ सकें, खुद का काम कर सकें।
लास्ट स्कीम का नेम है प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना। ये लॉन्च हुई थी 2000 में। इस स्कीम के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी, और जो स्टेट में जो रूरल एरिया है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना, इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना। ग्राम मतलब कि रूरल एरिया की बात की जा रही है, जो विलेज वाला एरिया है वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ प्रोवाइड हो, प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड हो, रूरल शेल्टर प्रोवाइड हो, रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड हो, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोवाइड हो। तो ये सब चीज़ें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करती है कि ये सारी चीज़ें प्रोवाइड हो एक विलेज में। एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम है अंत्योदय अन्न योजना, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे। इन सभी स्कीम्स प्रोग्राम का जो रिजल्ट था वो थोड़ा अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, मतलब सही नहीं रहा रिजल्ट, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को बेनिफिट ही नहीं मिल पाया, लोगों तक चीज़ें पहुंच ही नहीं पाई। इसीलिए जो रिसेंट ईयर में प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम की, ये नहीं है कि बस स्कीम्स बना दिए या फिर प्रोग्राम्स बना दिए, उनको इम्प्लीमेंट करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से मॉनिटर किया गया है कि वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। द चैलेंजेस अहेड, अब पॉवर्टी डिक्लाइन तो हुई है, कम तो हुई है, लेकिन उस स्पीड से नहीं हुई जिस स्पीड से लोगों को एक्सपेक्टेशन थी। काफ़ी सारे रूरल और अर्बन एरिया में भी अभी भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं पॉवर्टी को लेके। कुछ सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं, जैसे कि हमने रीड किया था SC ST और जो विडो हैं, हैंडीकैप्ड हैं, तो ये लोग जो है वल्नरेबल होते हैं, तो ये एक तरीके से पॉवर्टी के शिकार हो जाते हैं, गरीबी के शिकार हो जाते हैं। तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें रिडक्शन हो, इनमें रिड्यूस हो, डिक्रीज़ हो, ये सारी चीज़ें ख़त्म होती जाएँ, जिससे कि सब लोग पॉवर्टी लाइन से अबव आ सके, कोई भी गरीब ना रहे। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले 10 to 15 ईयर्स में कुछ तो कम होगी पॉवर्टी, अगर हायर इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए या फिर यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन हो जाए, सबको एजुकेशन मिले, पॉपुलेशन में थोड़ा डिक्लाइन हो जाए, और इंक्रीज एम्पावरमेंट ऑफ द वीमेन एंड द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मतलब इन सब चीज़ों को सपोर्ट मिलेगा तब जाके हो सकता है कि पॉवर्टी डिक्रीज हो जाए हमारी कंट्री से। ऑफिशियल डेफिनेशन बताती है पॉवर्टी की कि एक मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल होना चाहिए, मतलब कि एक पर्सन को इतना हो कि वो अपना कमा ले खा ले, तो इतना होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, एक रीजनेबल लेवल होना चाहिए लिविंग का। रीजनेबल लेवल मतलब कि सामने वाले पर्सन को इतनी फैसिलिटी तो मिलनी चाहिए कि उसे राइट हो एजुकेशन का, वो इंजॉय कर सके अपनी लाइफ को, तो ये सारी फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए। तो मेनी स्कॉलर मतलब बहुत सारे स्कॉलर्स बोलते हैं कि जो पॉवर्टी की डेफिनेशन है उसको ह्यूमन पॉवर्टी में कन्वर्ट किया जाए, चेंज की जाए डेफिनेशन को, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ज़्यादातर लोग अपना फीड तो कर लेते हैं, खाने पीने का जुगाड़ तो कर लेते हैं, बट क्या उनको एजुकेशन मिलती है, क्या शेल्टर मिलता है, रहने को मिलता है उन्हें घर, हेल्थ केयर की फैसिलिटी मिलती है, क्या जॉब सिक्योरिटी होती है उनके पास, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, क्या कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से वो लोग फ्री हैं, या चाइल्ड लेबर से। अब ये बताया जाता है कि जैसे जैसे जिस कंट्री में डेवलपमेंट होती है ना, उस अकॉर्डिंग पॉवर्टी की डेफिनेशन भी चेंज होती जाती है टाइम टू टाइम। होपफुली हम लोग प्रोवाइड कर सके मिनिमम नेसेसरी चीज़ें, जैसे कि एजुकेशन हो गया और ये सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई, जिससे कि हमारी कंट्री में ना ये जो पॉवर्टी है ये हमेशा के लिए डिक्लाइन हो जाए। अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड जॉब सिक्योरिटी फॉर ऑल, और जेंडर इक्वलिटी, डिग्निटी फॉर द पुअर, मतलब कि हर किसी को इज्जत देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो ये सारे भी ना अभी भी बिगर टास्क है। अगर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो गई तो हमारी कंट्री में से पॉवर्टी बिल्कुल ही चली जाएगी। तो चैप्टर होता है हमारा फिनिश। ये थी इस चैप्टर की स्टोरी। इफ़ यू हैव एनी डाउट, राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, and please like and subscribe my video and share with your friends. Thank you.